हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का सुपर 42 इंग्लिश यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिमन्यु सर। आज हम लेकर आए हैं सुपर टेट के शिक्षण कौशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। यह वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का पहला प्रश्न लेते हैं हम। पहला प्रश्न है, गुरुकुल शिक्षा का माध्यम होता था। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन गुरुकुल वॉज, यानी गुरुकुल शिक्षा का क्या माध्यम था? हिंदी माध्यम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 ऑप्शन है। हिंदी माध्यम, संस्कृत माध्यम, पाली माध्यम कि ब्रज माध्यम। तो देखें यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरुकुल शिक्षा का जो माध्यम था क्या था? संस्कृत था। क्या था? संस्कृत था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा का उद्देश्य होता है, यानी वैदिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। चौमुखी विकास, मोक्ष की प्राप्ति, स्वयं पहचान, उपरोक्त सभी। तो देखिए वैदिक शिक्षा का जो उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना, तो इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैश्य वर्ग के छात्रों के लिए उपनयन संस्कार की आयु होती थी। क्या होती थी? 4 ऑप्शन है। 8 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष, उपयुक्त सभी। तो देखें यहाँ पे सभी वर्गों के लिए अलग अलग आयु वर्ग निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे बात कर रहा है वैश्य वर्ग के लिए, तो वैश्यों के लिए खास तौर से जो आयु निर्धारित की गई थी वो थी 12 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या आपका सही होता है? बी आपका राइट आंसर है। इसमें बात कर लेते हैं कुछ और, जैसे इसमें जो ब्राह्मणों के लिए था, ब्राह्मणों के लिए जो आयु निर्धारित की गई थी वो 6 से 8 वर्ष थी। ठीक है, और क्षत्रियों के लिए क्या था? 10 वर्ष थी, और वैश्य के लिए 12 वर्ष थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, कह रहा है बौद्धकालीन शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर कितने प्रकार की विद्याओं का प्रचलन था? यानी बौद्धकालीन शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर कितने प्रकार की विद्याओं, यानी विद्याओं नहीं, यहाँ पे विधाओं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? विधाओं का प्रचलन था। तो देखें बौद्धकालीन शिक्षा में 5 प्रकार की विधाएं हुआ करती थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नौकरियों में दिव्यांग जनों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? यानी दिव्यांगों की बात कर रहा है कि नौकरी में दिव्यांग जन को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? तो कितने प्रतिशत? इनको 3% आरक्षण दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है? सी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, भारत का पहला शिक्षा आयोग किसे कहा जाता है? भारत का
पहला शिक्षा आयोग किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, कोठारी आयोग, सैडलर आयोग, हंटर आयोग, रेले आयोग। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होता है, अर्थात हंटर आयोग। ठीक है, हंटर आयोग को भारत का पहला शिक्षा आयोग कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न नंबर है, प्रसिद्ध प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म 1813 के आज्ञापत्र के किस धारा से हुआ है? यानी जो प्रसिद्ध पाश्चात्य और पाश्चात्य विवाद जो जन्म हुआ 1813 में किस आज्ञापत्र के अनुसार और कौन सी धारा के अनुसार? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 43। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो इसका किस धारा के तहत हुआ था? तो धारा 43 के तहत इसका विवाद जो उत्पन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, आठवां है, रेले आयोग को किस नाम से जानते हैं? 4 ऑप्शन है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है आपके सामने। तो देखिए, रेले आयोग को हम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जानते हैं, अर्थात इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न लेते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण प्रतिमानों तथा उनके प्रतिपादकों का कौन सा जोड़ा सुमेलित है, यानी सही है? तो पहला इसमें दे रखा है FIASC शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? नेड फ्लैंडर्स, ये भी आपका राइट है। दूसरा है संप्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के जो प्रतिपादक हैं जेरोम ब्रूनर, ये भी आपका सही है। विद्यालय आधारित अधिनियम शिक्षण प्रतिमान जॉन कैरोल का जो प्रतिपादक हैं, यानी विद्यालय आधारित अधिगम शिक्षण प्रतिमान का जो प्रतिपादक जॉन कैरोल, ये भी सही है, अर्थात इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी इसमें क्या है? सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, कह रहा है भारतीय शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या पर सबसे पहले किस समिति ने चर्चा किया? यानी भारतीय शिक्षा में अपव्यय यानी खर्च और उसके अवरोधन और खर्च को कम करने पर सबसे पहले किस समिति ने चर्चा की? तो 4 ऑप्शन दे रखा है, जनार्दन रेड्डी समिति, यशपाल समिति, हार्टांग समिति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है इसमें आपका हार्टांग समिति ने सबसे पहले इस पर विचार विमर्श किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर है कि गुलिस्ता एवं बोस्ता पुस्तकें, 2 पुस्तकों की बात कर रहा है, गुलिस्ता एवं बोस्ता पुस्तकें मुस्लिम कालीन शिक्षा में किस स्तर पर चलाई जाती थीं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर, दोनों में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर आपका ए होता है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात इसमें प्राथमिक स्तर पर इन पुस्तकों का प्रचलन था। कि इन पुस्तकों का गुलिस्ता एवं बोस्ता पुस्तकें जो मुस्लिम कालीन शिक्षा में दी जाती थी, पढ़ाई जाती थी या चलाई जाती थी, वो किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यशपाल समिति का गठन कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मार्च 1992, मार्च 1993, मार्च 1994, फरवरी 1991। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए है, अर्थात मार्च 1992 में यशपाल समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, किस शिक्षा नीति के बारे में यह कहा गया था कि यह नीति आने वाले समय में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा साबित हो सकती है? किस शिक्षा नीति के बारे में कहा गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1992 की संशोधन शिक्षा नीति, 1986 की शिक्षा नीति, 1968 की शिक्षा नीति, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसमें होता है आपका 1900 होता है 1986, यानी 1986 की जो शिक्षा नीति थी की शिक्षा नीति को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, बेसिक शिक्षा प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यह 7 वर्षीय शिक्षा थी, इसका माध्यम मातृभाषा में था, ये भी सही है, ये भी सही है। यह भारतीय हस्तकला पर आधारित थी, सही है, अर्थात उपरोक्त सभी सही हैं, अर्थात इसमें आंसर नंबर आपका डी सही होता है। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रकृति का अनुसरण की ओर। तो देखिए इसमें जो शिक्षण सूत्र नहीं रहा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, अर्थात इसमें राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से हमने 15 क्वेश्चन देखे शिक्षण कौशल के, और आगे हम ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे शिक्षण कौशल के। ठीक है, तो वीडियो को देखना न भूलें, और यह वीडियो शुरू से आप अंत तक देखिए और अपने मित्रों तक शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।